उस ठंडी रात 27 दिसंबर 1948 को अटलांटिक महासागर के ऊपर आसमान बिल्कुल शांत था। चांद की हल्की रोशनी समुद्र की लहरों पर पड़ रही थी और उसी अंधेरे आसमान में एक यात्री विमान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये विमान था फ्लाइट NC-16002 जो मियामी से उड़ान भरकर फ्लोरिडा की दिशा में जा रहा था। विमान लगभग 8,300 फीट की ऊंचाई पर 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था और उसके अंदर 125 यात्री और 9 क्रू सदस्य मौजूद थे, यानी कुल 134 लोग उस उड़ान में सवार थे। कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट मिलर और उनके को पायलट पूरी सतर्कता के साथ सारे उपकरणों पर नजर रखे हुए थे। सब कुछ सामान्य था, इंजन की लगातार आवाज, रडार की हल्की बीप और बाहर फैला अंधेरा आसमान। लेकिन रात की ठीक 8:13 पर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस उड़ान को इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में बदल दिया। सैन जॉन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ विमान का संपर्क अचानक कमजोर पड़ने लगा। रेडियो में अजीब सी खरखराहट सुनाई देने लगी और कैप्टन मिलर ने कंट्रोल रूम को बताया कि उन्हें एक मामूली तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये उनकी आखिरी आवाज थी, क्योंकि ठीक 10 सेकंड बाद विमान रडार से गायब हो गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि विमान की आखिरी लोकेशन बर्मुडा ट्रायंगल के ठीक बीच में दर्ज हुई थी, वही जगह जिसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक इलाकों में गिना जाता है। लेकिन उस रात विमान के साथ जो हुआ वो सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसके बारे में बाद में कई वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने अलग अलग थ्योरी दी और इन थ्योरी के बारे में हम आगे जरूर बात करेंगे। फिलहाल उस रात विमान के अंदर क्या हो रहा था ये समझना ज्यादा जरूरी है। अचानक विमान बुरी तरह हिलने लगा। कॉकपिट में लगे सारे अलार्म एक साथ बज उठे। सामने आसमान में एक विशालकाय घूमता हुआ काला बवंडर दिखाई दे रहा था। ये सामान्य तूफान नहीं था, बल्कि ऐसा चक्रवात था जिसे देखकर अनुभवी पायलट भी डर जाएं। कुछ ही सेकंड में पूरा विमान उस बवंडर के अंदर समा गया। अंदर का माहौल डरावना हो चुका था। यात्री सीटों को कसकर पकड़े हुए थे, बच्चे रो रहे थे, लोग चीख रहे थे और विमान किसी खिलौने की तरह हवा में घूम रहा था। प्लेन के कंपास, रडार और सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक बंद हो गए थे। कैप्टन मिलर पूरी ताकत से प्लेन को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तूफान बहुत शक्तिशाली था। लगभग आधे घंटे तक विमान उस बवंडर के अंदर मौत से लड़ता रहा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी, क्योंकि विमान के इंजन काम करना बंद कर चुके थे और प्लेन धीरे धीरे नीचे गिरने लगा था। नीचे सिर्फ अंतहीन समुद्र था और अब सबको लग रहा था कि उनकी मौत बस कुछ ही मिनट दूर है। तभी को पायलट की नजर दूर समंदर के बीच एक छोटे से द्वीप पर पड़ी। ये एक अनजान और शायद नक्शे में भी दर्ज ना होने वाला द्वीप था। कैप्टन मिलर ने आखिरी कोशिश करते हुए विमान को उसी दिशा में मोड़ दिया, लेकिन विमान तेजी से नीचे गिर रहा था और फिर एक जोरदार टक्कर हुई। विमान द्वीप पर मौजूद एक विशालकाय पुराने पेड़ से जा टकराया, लेकिन यहाँ एक चमत्कार हुआ, क्योंकि उस पेड़ की सैकड़ों मोटी डालियों ने विमान को जाल की तरह पकड़ लिया और वो जमीन पर गिरने से बच गया। इसी चमत्कार ने विमान में बैठे 134 लोगों की जान बचा ली। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था, क्योंकि जब लोग धीरे धीरे विमान से बाहर निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ऐसे द्वीप पर फंस चुके हैं जो शायद दुनिया के किसी नक्शे में भी दर्ज नहीं था। चारों तरफ घना जंगल था, अजीब किस्म के पेड़ पौधे थे और एक डरावनी खामोशी फैली हुई थी। सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, क्योंकि पूरा द्वीप छानने के बाद भी उन्हें कहीं भी साफ पानी का स्रोत नहीं मिला। कैप्टन मिलर ने तुरंत नेतृत्व संभालते हुए लोगों को अलग अलग समूहों में बांट दिया। एक टीम को विमान के मलबे से खाना, दवाइयां और जरूरी सामान निकालने का काम दिया गया, जबकि दूसरी टीम अस्थायी आश्रय बनाने में जुट गई। उन्होंने विमान की टूटी सीटों, धातु की चादरों और बड़े बड़े पत्तों से एक अस्थायी शिविर तैयार किया। लेकिन अगले ही दिन उन्हें एक और झटका लगा, जब भोजन की तलाश में एक व्यक्ति ने एक अजीब सा फल खा लिया और कुछ ही घंटों में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये द्वीप पर हुई पहली मौत थी जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। लेकिन उसी शाम एक किशोर लड़के ने अपने चश्मे के लेंस से सूर्य की किरणों को सूखी पत्तियों पर केंद्रित करके आग जला दी, और ये उनके लिए किसी जीत से कम नहीं था, क्योंकि आग उन्हें जंगली जानवरों से बचा सकती थी और खाना पकाने में भी मदद कर सकती थी। इसी बीच विमान में मौजूद इंजीनियर आर्थर वेंस टूटे हुए रेडियो को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। काफी कोशिशों के बाद वो एक कमजोर सिग्नल भेजने में सफल भी हुआ, लेकिन रेडियो की बैटरी खत्म हो चुकी थी और कोई जवाब नहीं मिला। दिन बीतते गए और जब 10 दिन बाद भी कोई बचाव नहीं आया तो 4 लड़के और एक लड़की एक छोटी नाव बनाकर रात के अंधेरे में समुद्र की ओर निकल गए, लेकिन वे फिर कभी वापस नहीं लौटे और उनके साथ क्या हुआ ये आज तक रहस्य है। इसके बाद बचे हुए लोगों ने द्वीप पर स्थायी जीवन की शुरुआत की। उन्होंने शिकार करना सीखा, जंगली सुअरों से लड़ना सीखा, खेती करना सीखा और धीरे धीरे एक नया कम्युनिटी बन गया। लेकिन बाहर की दुनिया में इस विमान को ढूंढने के लिए अमेरिका ने इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अटलांटिक महासागर के बड़े हिस्से को खंगाला गया, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला और आखिरकार सरकार ने खोज बंद कर दी और सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले 9 सालों में उस द्वीप पर बीमारी, भूख, तूफान, भूकंप और निराशा
निराशा से कई लोगों की मौत हो गई और आखिरकार सिर्फ 82 लोग ही जीवित बचे। लेकिन फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ जब भूकंप के कारण विमान के मलबे में दबे कुछ तार बाहर आ गए और इंजीनियर आर्थर वेंस ने जब रेडियो का स्विच दबाया तो 9 साल बाद पहली बार उसमें से आवाज आई। उसने कांपती हुई आवाज में मेडे 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 कहकर मदद का संदेश भेजा और यह सिग्नल मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचा। शुरुआत में ऑपरेटर को लगा कि यह मजाक है, लेकिन जब विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर और उड़ान की तारीख बताई गई तो पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार एक अमेरिकी नौसेना का जहाज उस द्वीप तक पहुंचा और जब 9 साल पहले मृत घोषित किए गए लोग उनके सामने खड़े थे तो वो दृश्य देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ एक बचाव नहीं था, बल्कि मानव साहस, उम्मीद और जीवित रहने की सबसे अविश्वसनीय कहानियों में से एक थी।